हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा पार्ट आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम को जानने से पहले उसके फिगर को हम लोग ठीक से समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर, ये आपका जो दर्शा रहा है, ये आपको समतल दर्पण दो को दिखा रहा है। ये आने वाले किरण आपतित किरण और परिवर्तित होकर परिवर्तित किरण, ये अभिलंब, आपतन कोण और परिवर्तन कोण। सभी चीज का परिभाषा धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले आपतित किरण कहते किसको है, तो ध्यान से समझिएगा कि किसी सतह पर जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। परिवर्तित किरण किसको कहते हैं, तो किसी सतह से आकर और टकराने के बाद जो किरण जाती है उसी माध्यम में, तो उसे परिवर्तित किरण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतन कोण किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसे कहा जाता है आपतन कोण। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोला जाता है आपतन कोण। परिवर्तन कोण भी यही केस में आ जाएगा कि परिवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परिवर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर आई को आपतन कोण द्वारा सूचित किया जाता है तथा आर को परिवर्तन कोण द्वारा सूचित किया जाता है। अभिलंब किसको कहते थे, किसी सतह पर डाला गया जो लंब होता है उसे अभिलंब कहा जाता है। चलिए अब नियम को अच्छी से तरह समझते हैं। पहला नियम कहता है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपतन कोण को आई द्वारा सूचित करते हैं तथा परिवर्तन कोण को आर द्वारा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि आई बराबर आर होता है। ठीक है। दूसरा नियम, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित सभी एक ही तल पर होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा इस पर जो लंब डाला जाता है तीनों एक ही तल पर है, या कह सकते हैं तीनों एक ही बिंदु पर है। और जिस बिंदु पर ये तीनों मिलते हैं उस बिंदु को एक और नया नाम है जिसको कहा जाता है आपतन बिंदु। वो बिंदु कौन है, अगर पूछ दे आपसे कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो वह बिंदु जहां पर आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा विलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिबिंब किसे कहा जाता, तो प्रतिबिंब का डिफिनेशन फिर से डिफिनेशन देखेंगे। प्रतिबिंब का डिफिनेशन, प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरण प्रतिच्छेद होती है या प्रतिच्छेद होती प्रतीत होती है। इसका कहने का मतलब, जब दो परावर्तित किरण एक दूसरे पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसी के सामने आपका प्रतिबिंब बनेगा। इसको आगे पढ़ेंगे, डिटेल से समझेंगे। अभी तक सिर्फ डिफिनेशन समझिए कि जहाँ पर दो परावर्तित किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण या तो प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद प्रतीत होते हैं। प्रतीत को किस कैसे दर्शाएंगे, तो डैश डैश द्वारा। जहाँ आपको डैश 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 नजर आएगा इसका कहने का मतलब वहाँ पर प्रतीत हो रहा, जहाँ पर। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और जहाँ जहाँ डैश रहेगा, बहुत सारा चीज डैश है, अगर जहाँ पर कट गया सही तरीके से तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जहाँ पर प्रतीत होगा तो अर्थात वहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। डैश 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 आपको दर्शाएगा कि वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो दोनों का परिभाषा देखिए, डिटेल में पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं। कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ आता है, कहते हैं यहाँ समय यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करते हैं। बताए थे कि प्रकाश के जब दो किरणें आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो कहता है वास्तव में जिस जहाँ पर मिल जाता है उसे बोला जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होती है, प्रतीत होती है, अर्थात ये वास्तव में नहीं मिलेगा। और हम लोग पहले समझ चुके हैं कि प्रतीत कहने का मतलब डैश डैश। ठीक है। तो जहाँ पर प्रतीत होती है उसे आभासी, जहाँ पर वास्तव मिल जाती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, जहाँ पर प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। अगला पॉइंट, बस इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आप किसी भी मॉल में मूवी देखने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा,
कि वहां पर आपको वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को ही क्यों वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो आप लोग के मन में ये सवाल आएगा कि आखिरकार वो उल्टा क्यों नहीं दिखाता। तो उल्टा इसलिए नहीं दिखा देता क्योंकि वो पहले से उल्टा होता है, जब पर्दे पर आता है तो वो सीधा बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और आभासी सीधा। तो हम लोग के मन में ये सवाल आएगा कि हम लोग सिनेमा उल्टा क्यों नहीं दिखाता। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरू से ही उल्टा पर्दे पर डाला जाता है, तो वो उल्टा, तो उल्टा का उल्टा सीधा हमें दिखा देता। ठीक है, आप लोग सोच के देखिए, काफी अच्छा बात है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। चलिए समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, जो आगे पढ़ेंगे अब। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होते हैं अवतल और एक होते उत्तल। एक होते समतल दर्पण, एक होते अवतल दर्पण, एक होते उत्तल दर्पण। तो तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये विशेषता देखिएगा, इसके चार मुख्य विशेषता होते हैं। तो इन विशेषताओं को पहले समझते हैं। तो कहता है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी एवं सीधा। हम लोग एक बात पर गौर करेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो और हम लोग पढ़ चुके हैं कि काल्पनिक हमेशा बनाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो सीधा। तो ही कहता है कि ये आभासी एवं सीधा बनाता है, क्योंकि हम लोग समतल दर्पण हर दिन हम लोग अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं, मिरर में देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं हमेशा हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। तो इसमें कोई बात नहीं। अगला देखिएगा, कहता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट बहुत ही अच्छा, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण के दूर है। अर्थात इसका कहने का मतलब, मान लीजिए ये दर्पण है और आप दर्पण से 5 सेंटीमीटर की बीच दूरी है, तो प्रतिबिंब भी प्रतीत होगा कि ये दर्पण के कितना सेंटीमीटर पीछे बन रहा है, तो 5 सेंटीमीटर पीछे। इस बात ये इस बात का मतलब है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर वस्तु को रखा गया ए बी पर, जहाँ पर दूरी यू है, वस्तु दूरी, एवं प्रतिबिंब दूरी भी है। कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो बी डैश पर। यहाँ पर ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश आपका प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होती है। चौथा पॉइंट कहता है प्रतिबिंब पार्श्व में परिवर्तन होता है। ये क्या होता है, तो देखिएगा, हम लोग एक चीज गौर करते हैं कि जब हम लोग दर्पण के आगे अपना बायां हाथ उठाते हैं तो दायां उठता है, और दायां उठाते हैं तो बाएं। यही पार्श्व परिवर्तन का मतलब है। इसका कहने का मतलब है, अगर दायां भाग बायां दिखाई दे और बायां भाग दायां दिखा दे, तो इसी को कहा जाता है पार्श्व परिवर्तन। लेटरल इन्वर्टेड इसका इंग्लिश होता है। यहाँ पर पार्श्व परिवर्तन का डिफिनेशन आ चुका है। तो पार्श्व परिवर्तन कहते हैं किसको है, तो कहता है कि इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां। हम पहले समझ चुके हैं कि वस्तु का जो दायां भाग है वो प्रतीत होगा बायां, और बायां भाग प्रतीत होगा क्या, दायां। काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण का परिवर्तक तल या तो अंदर की ओर होता है या तो वक्र होता है या तो बाहर की ओर। अर्थात गोलीय दर्पण उसका कहते हैं जिसका परावर्तक सतह या तो उठा हुआ होगा, ये हो गया उठा हुआ, या धंसा हुआ होगा। जैसे अभी ये धंसा हुआ दिखाई दे रहा है फिगर में, और उठा हुआ। गोलीय दर्पण दो मतलब गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह या तो उठा हुआ होगा, उसका सतह परावर्तक तल, या तो धंसा हुआ होगा, इस प्रकार। ठीक है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, गोले के केंद्र की ओर बकित होता है, वो अवतल दर्पण कहलाता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कहता है जिस गोलीय दर्पण का जो वक्र सतह धंसा होता है, परावर्तक सतह ये धंसा हुआ है, तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, तो उस दर्पण को उत्तल दर्पण करते हैं। आप इससे अनुमान लगते हो, उत्तल, उत्तल मीन्स उठा हुआ, उ मतलब उत्तल, उ मतलब उठा हुआ, इससे भी क्या समझ। फिर देखिए, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर हो अर्थात उठा हुआ हो, तो उसे कौन दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। फिर से फिगर्स बताते हैं। ये जो फिगर बना हुआ है आपका, ये अवतल दर्पण का फिगर है। आगे देखेंगे उत्तल दर्पण। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा कि गोलीय दर्पण में समानता प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, कुछ परिभाषाएं हैं जो ध्यान दीजिएगा।
हम लोग पहले कुछ कुछ परिभाषाएं हैं गोलीय दर्पण से जुड़े, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ध्रुव, ध्रुव किसको कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बहुत ही आसान है। ये मान लीजिए कि ये कोई गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण के केंद्र केंद्र यहाँ पर इस केंद्र को, ये मान लीजिए गोलीय दर्पण है तो इसका केंद्र यही ना बीच में ना होगा, तो इसी को कहा जाता है ध्रुव। इसको सूचित किया जाता है पी द्वारा, इसका इंग्लिश होता है पोल, पोल मीन्स होता है ध्रुव। ठीक है, यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है या दर्पण के सतह पर स्थित होता है। ध्रुव को प्राय पी द्वारा निरूपित करते हैं, इसको पी द्वारा सूचित किया जाता है। काफी आसान सा बात था। चलिए आगे, मुख अक्ष क्या कहते हैं? मुख अक्ष से पहले हम लोग वक्ता केंद्र के बारे में समझेंगे। तो वक्ता केंद्र क्या है? तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण, जैसे मान लीजिए एक अवतल दर्पण का फिगर बनाते हैं, तो अगर हम इसको पूरा करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक गोला का निर्माण करेगा जैसा कि फिगर में दिया हुआ। तो जिस गोले का भाग होता है, तो गोला मतलब अर्थात वृत्ताकार आकृति का, तो उसका केंद्र होगा, तो उसी केंद्र को कहते हैं हम वक्रता केंद्र। अर्थात डिफिनेशन इसको फिर से समझे, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह एक गोले का भाग होता है। इस गोले, हम लोग वक्ता केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण, ये अवतल दर्पण है आपका, ये एक गोले का भाग होता है। ये पूरा गोला बनाकर दिखा दिया गया। तो कोई भी गोला होगा तो वो अपना, इसका जो केंद्र होगा, ये केंद्र जो सी दिख रहा, इसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। फिर से समझते हैं कि मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण को अगर पूरा बनाने की हम कोशिश करेंगे तो ये इस प्रकार बनेगा। तो ये गोला का निर्माण करा, तो गोला का जब निर्माण करेगा तो इसका कोई केंद्र होगा, तो इसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। और वक्रता केंद्र को सूचित किसके द्वारा किया जाता है? सी द्वारा। चलिए अब आपको मुख अक्ष काफी अच्छे से समझ में आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो वैसी रेखा गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या की जगह यहाँ पर वक्ता केंद्र कर दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख अक्ष कहा जाता है। कहता है कि मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। इसका कहने के बाद फिर से समझते हैं कि मान लीजिए ये दर्पण है और ये आपका ध्रुव है, ध्रुव को सूचित किया जाता है पी द्वारा, और ये आपका केंद्र है जिसको सूचित करते हैं सी द्वारा। तो इससे जो लाइन आपका गुजरेगा, इसी को कहते हैं वक्रता मुख अक्ष, माफ कीजिएगा, इसी को कहेंगे क्या? मुख अक्ष, मुख अक्ष कहेंगे। ठीक है,